नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारे चर्चा का विषय होने वाला है वो शिक्षा शास्त्र के ऊपर होने वाला है। किसके ऊपर होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त? तो शिक्षा शास्त्र के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और ये जो शिक्षा शास्त्र है मेरे प्यारे दोस्त, ये किसी क्लास से संबंधित, आपका एक क्लास से संबंधित तो नहीं ही है, ठीक है। जैसे मतलब अगर आप सोच रहे हो सर BA वालों को पढ़ा रहे हैं, MA वालों को पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर आप BA कर रहे हैं तो भी आपके लिए लाभान्वित होने वाला है। MA अगर आप कर रहे हैं तो भी आपके लिए लाभान्वित होने वाला है। PGT की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या नेट और JRF का पेपर देना चाहते हैं तो दोनों के सभी के लिए जो है क्या होने वाला है, ये लाभान्वित होने वाला है, ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले हम लोग बन के पढ़ाई किया करते थे कि सर जो है आज हम MA वालों के लिए मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं, MA वालों के लिए तो मॉडल पेपर्स वगैरह जो होते हैं या MA की क्लासें वो आपकी रेगुलर चलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन इसी पे जो है अभी मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि PGT और नेट और JRF वालों को भी कवर किया जा सके, साथ साथ BA वालों को भी कवर किया जा सके, ठीक है। क्योंकि हर बार आपने BA में भी शिक्षा शास्त्र पढ़ा, MA में भी शिक्षा शास्त्र पढ़ा, उसके बाद भी आपको PGT के लिए पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, नेट JRF के लिए पढ़ना पड़ा है, तो ये बात तो अच्छी है नहीं। क्योंकि बार बार आपको एक ही चीज़ पढ़ना पड़े, कितनी गलत बात है। यानी आपने उस चीज़ को अच्छे से पढ़ा नहीं, तो हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं आज ये आपकी मेरे प्यारे दोस्त तीसरी नंबर क्लास है। कौन सी नंबर क्लास है? तीसरी। इसकी पहले की दो क्लासें जो है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुकी है। अगर आपने उनको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है पहली और दूसरी क्लास का, वो आप वहाँ पर ओपन करके पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप पहली और दूसरी क्लास देख सकते हैं, ठीक है। क्लास नंबर 3 में भी आज हम वही शिक्षा की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त। पहली क्लास भी आपकी शिक्षा की अवधारणा की हुई थी, दूसरी क्लास भी हुई थी। क्यों हुई थी मेरे प्यारे दोस्त? क्योंकि शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत हम अर्थ को पढ़ते हैं, परिभाषा को पढ़ते हैं, साथ में स्वरूप को पढ़ते हैं, महत्व को पढ़ते हैं एवं आवश्यकता को भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपकी शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत आ जाती हैं। अब इतनी सारी चीज़ों को एक क्लास में खत्म कर पाना संभव बात नहीं है। मतलब संभव है, 3-4 घंटे की 4 घंटे की लगातार क्लास होगी, आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। एक साथ आपको खिला दिया जाए, 3 दिन का खाना खिलाया जाए, आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, ठीक है। मतलब जितना आपको खाना है उतना खाओ, थोड़ा थोड़ा डाइट लो। तो वही चीज यहाँ पे हमने जो है पहली क्लास में अर्थ के बारे में समझ लिया था मेरे प्यारे दोस्त। दूसरी क्लास में जो है हमने परिभाषा के बारे में और साथ ही साथ इसकी विशेषता के बारे में भी जान लिया था। किसके बारे में मेरे प्यारे दोस्त? तो विशेषता के बारे में भी हमने जानकारी परिभाषा के साथ साथ ले ली थी। तो दो चीजें, ये यहाँ पे 3 चीजें समाप्त हो चुकी थी। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा के स्वरूप के बारे में, ठीक है। शिक्षा के स्वरूप के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इसके पहले जो है शिक्षा के स्वरूप के बारे में पढ़ रखा होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो एक बार आप मेरा विश्वास कीजिए, इस पूरी क्लास को देखिए और जानने के प्रयास कीजिए। अगर आप कुछ नया नहीं सीख के जाएंगे तो फिर मुझसे बताइएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। पढ़ेंगे गया तो शिक्षा का जो स्वरूप है ये आज हमारे क्लास का टॉपिक होने वाला है। इसमें जो है शिक्षा के जो स्वरूप को है वो 2 तरीके से बांटा जाता है। पहला तो अकॉर्डिंग टू किसके मेरे प्यारे दोस्त? पाठ्यक्रम, मतलब कि आपका सिलेबस, या फिर शिक्षण प्रक्रिया, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा या फिर हम पाठ्यक्रम के द्वारा जो है इसको बांटते हैं। दूसरा जो बांटते हैं मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, शिक्षण प्रक्रिया के उद्देश्य के आधार पर जो है इनको हम क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त? बांटते हैं। तो बात करें पाठ्यक्रम एवं शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर इनको 2 भागों में 2 प्रकार के स्वरूप इसके बताए गए हैं। और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त बात करें शिक्षण प्रक्रिया के उद्देश्य को लेकर के, तो इसमें भी मुख्यतः ये जो है कितने प्रकार से? 3 प्रकार से बताया गया है। कितने प्रकार से बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त? तो ये आपका जो है यहाँ पे 3 प्रकार से बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं पाठ्यक्रम एवं शिक्षण प्रक्रिया के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो है 2 प्रकार बताया गया है। पहला बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त औपचारिक शिक्षा। क्या बताया गया है? औपचारिक शिक्षा, ये पहला बताया गया है। दूसरा जो इसमें बताया गया है वो बताया गया है अनौपचारिक शिक्षा। दूसरा क्या है मेरे प्यारे दोस्त? अनौपचारिक शिक्षा, ये आपका दूसरा हो जाता है। बात करते हैं औपचारिक शिक्षा क्या है, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो जब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि निर्धारित पाठ्यक्रम, पहली बात यहाँ पे क्या बताया गया है? पाठ्यक्रम आपका निर्धारित होता है। औपचारिक शिक्षा का अगर आप अपनी भाषा में जानना चाहें मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको पहले 2 मिनट में समझा देता हूं, 2 मिनट का कुछ सेकंड में समझा दे रहा हूं। जो आपकी स्कूली पढ़ाई होती है, कक्षा 1 से 2 से 3 से 4 से LKG UKG, इंटर, हाई स्कूल, ठीक है, उसके बाद BA MA, जो कुछ भी आप स्कूली पढ़ाई किसी विद्यालय के किसी संस्था के द्वारा पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जब आप बन के करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? औपचारिक शिक्षा कह देते हैं। मतलब औपचारिक का मतलब यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त आप ले सकते हैं कि एक
एक तरीके से लीगल एजुकेशन है ये आपका, ठीक है। इसका कोई सर्टिफिकेट मिलता है आपको, आप दिखा सकते हैं कि हमने बीए देखिए पास कर रखा है, एमए हमने पास कर रखा है, या ये चीज़ें पास कर रखी है। तो जब आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है तो उसको औपचारिक में रख देते हैं। और जब बगैर सर्टिफिकेट के अंधाधुंध काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको हम अनौपचारिक शिक्षा में रख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्या बताया गया है, पहले तो निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, मतलब आपको पाठ्यक्रम दे दिया जाएगा कि आपको इतना पढ़ना होगा। शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं तो बीए में बता दिया जाता है इतना शिक्षा शास्त्र का पहला पेपर शिक्षा का मनोविज्ञान, दूसरा पेपर हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त कि शिक्षा का दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार। इस तरीके से जो है हम बहुत सारी चीज़ें समाजशास्त्रीय आधार कई हिस्सों में बांटकर उन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो पाठ्यक्रम आपका क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, निश्चित हो जाता है, या आप कह सकते हैं निर्धारित हो जाता है। दूसरी बात करें मेरे प्यारे दोस्त तो बताते हैं पुस्तकें निर्धारित होती हैं। इसमें पुस्तकें भी निर्धारित की जाती हैं कि आप इन पुस्तकों से ही पढ़ सकते हैं और दूसरी पुस्तकों से नहीं पढ़ सकते हैं। सिलेबस के नीचे बताया नहीं जाता सहायक बुक कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, तो पुस्तकें भी निर्धारित हो जाती हैं। साथ साथ बताएं मेरे प्यारे दोस्त तो निर्धारित समय सारणी होती है कि मतलब आपको 1 साल में ख़त्म करना है, 2 साल में ख़त्म करना है, 3 साल में ख़त्म करना है मेरे प्यारे दोस्त, या दिन का भी समय निर्धारित होता है कि आपको एक दिन में इतना समय पढ़ाया जाएगा समय सारणी के अकॉर्डिंग कि ये इतनी देर ये सब्जेक्ट चलेगा, इतनी देर ये सब्जेक्ट चलेगा, इतनी देर ये सब्जेक्ट चलेगा। जो यहाँ पे चौथा मेरे प्यारे दोस्त बात आ जाता है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है ये अध्यापक द्वारा सुनिश्चित स्थान पे जो है शिक्षा दी जाती है। अध्यापक लोग क्या करते हैं, एक स्थान की नियुक्ति करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसी स्थान पे आपको शिक्षा क्या की जाती है, प्राप्त कराई जाती है। ये अध्यापकों का निर्धारण होता है, ठीक है। बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जब आप पढ़ाई कर लेते हैं, वहाँ से ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, तो आपको परीक्षा भी देनी पड़ती है कि आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है, आपका औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसमें आपको परीक्षा भी देनी पड़ती है। साथ साथ बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त की उत्तीर्ण के पश्चात अगली कक्षा में आपको प्रवेश दिया जाता है। अगर आप उत्तीर्ण होते हैं परीक्षा देने के पश्चात, आपका उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है। अगर आप उत्तीर्ण हो रहे हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में भेजा जाएगा, अगर आप उत्तीर्ण नहीं हो रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त तो आपको अगली क्लास में नहीं भेजा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बताते हैं कि उत्तीर्ण के पश्चात आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, या आपको एक उपाधि दी जाती है मेरे प्यारे दोस्त। क्या दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, या आप कह सकते हैं उपाधि दी जाती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये क्या हुआ, शिक्षा के स्वरूप का पहला चीज क्या हुआ, औपचारिक शिक्षा। ये शिक्षा का स्वरूप 2 प्रकार से बताया गया, एक औपचारिक शिक्षा और दूसरा अनौपचारिक शिक्षा। किसके अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्त, तो पाठ्यक्रम एवं शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा जो है इसको 2 भागों में बांटा गया। औपचारिक शिक्षा के बारे में हमने पढ़ा कि इसका जो है पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, इसकी पुस्तकें निर्धारित होती हैं, यानी आप कह सकते हैं निर्धारित पाठ्यक्रम से निर्धारित पुस्तकों द्वारा निर्धारित समय सारणी में अध्यापकों द्वारा सुनिश्चित स्थान पर जब आप किसी ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो उसको औपचारिक शिक्षा कह दिया जाता है। ज्ञान ग्रहण करने के उपरांत आपको परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा देने के बाद आप अगर उत्तीर्ण होते हैं तो आपको अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, नहीं आप फिर से उसी कक्षा में पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। और साथ ही साथ बताते हैं कि उत्तीर्ण जब आप हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त तो आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, और क्या दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, और आपको उपाधि दी जाती है। जैसे आप ग्रेजुएट हो गए, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, ठीक है, या आप हाई स्कूल इंटर पास हो गए हैं, तो इस प्रकार से आपको उपाधि के साथ साथ जो है मेरे प्यारे दोस्त प्रमाण पत्र भी यहाँ पे दिया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। शिक्षा के स्वरूप में दूसरा जो हिस्सा आपका आ जाता है वो आ जाता है अनौपचारिक शिक्षा। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, इसका क्षेत्र जो है वो व्यापक होता है और असीमित होता है। मतलब बता रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा में जो इसका क्षेत्र होता है मेरे प्यारे दोस्त वो बहुत व्यापक होता है, असीमित होता है, उसको आप किसी सीमा में या किसी शब्द में नहीं बांध सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ बताते हैं ना कोई पाठ्यक्रम होता है इसका कोई तो पाठ्यक्रम भी नहीं होता है, साथ ही साथ इसकी कोई शिक्षण प्रक्रिया भी नहीं होती है, ठीक है, कोई शिक्षण प्रक्रिया नहीं होती है, ना ही कोई निश्चित विद्यालय होता है कि आपको यहीं पे पढ़ना है। और मेरे प्यारे दोस्त जो इसके स्थान होता है वो परिवार होता है, समाज होता है, राष्ट्र होता है एवं संपूर्ण विश्व उसका स्थान हो जाता है। और समय कब से कब मेरे प्यारे दोस्त, तो जन्म लेने से लेकर के मृत्यु तक ये क्या किया जाता है, जीवन से मृत्यु तक ये जो है आपकी प्रक्रिया चलती रहती है। तो अनौपचारिक शिक्षा का मतलब आप समझ पाए, इसमें आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ना ही कोई आपको उपाधि मिलेगी। आप अपने परिवार में रहकर, अपने समाज में रहकर, अपने राष्ट्र में रहकर मेरे प्यारे दोस्त, या विश्व में कहीं भी आप रह करके जो शिक्षा ग्रहण करते हैं अपने बड़ों
से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपने समाज के लोगों से, रिश्तेदारों से, नात मातों से, जिनसे भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो आपका कौन सा आ जाता है? अनौपचारिक शिक्षा आ जाता है। इसमें कोई क्षेत्र नहीं होता है, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, कोई समय सीमा नहीं होती है। जब आप पढ़ना चाहें तब पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपने यहाँ पे शिक्षा के स्वरूप के पहले हिस्से को कवर कर लिया है। कौन सा? पाठ्यक्रम एवं शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा जो है शिक्षा के स्वरूप को दो भागों में बांटा गया था। पहला औपचारिक शिक्षा, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा। दोनों के बारे में आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त यहाँ अगले के बारे में। अगला कौन सा है? शिक्षण प्रक्रिया के उद्देश्य के आधार पर। शिक्षण प्रक्रिया के उद्देश्य के आधार पर, जो शिक्षण प्रक्रिया होती है मेरे प्यारे दोस्त, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। जब आप किसी शिक्षण प्रक्रिया के तहत पढ़ते हैं, जैसे अभी आप यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा पढ़ रहे थे औपचारिक शिक्षा में। अनौपचारिक शिक्षण में कोई शिक्षण प्रक्रिया नहीं थी। आप कैसे सीख रहे हैं? खुद से सीख रहे हैं, दादा से सीख रहे हैं, किसी के कहने सुनने से सीख रहे हैं, वो वहाँ पे था। ठीक है, तो ये औपचारिक था। औपचारिक में ही आपका क्या आता है मेरे प्यारे दोस्त? शिक्षण प्रक्रिया आती है। अब उस शिक्षण प्रक्रिया, कोई भी शिक्षण प्रक्रिया अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, एक प्रक्रिया के द्वारा ये पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा कुछ तो उद्देश्य होगा आपका। तो मेरा उद्देश्य मेरे प्यारे दोस्त क्या है? आप बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर लें, एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर लें, पीजीटी की परीक्षा निकाल लें, नेट और जेआरएफ को भी क्वालिफाई कर लें। ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं इन शिक्षण प्रक्रियाओं का प्रयोग कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वही बताते हैं यहाँ पे कि शिक्षण प्रक्रिया के उद्देश्य के आधार पर देखें तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो शिक्षा का स्वरूप 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आपका आ जाता है औपचारिकेतर मेरे प्यारे दोस्त, जिसे हम निरौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। क्या? औपचारिकेतर या फिर निरौपचारिक शिक्षा, ये आपका पहला हो जाता है। अब मेरे प्यारे दोस्त, औपचारिकेतर या फिर निरौपचारिक क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को पता होना चाहिए, कि नहीं पता है तो फिर से जान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, कि औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की जो बात होती है, मतलब आप समझ रहे हो ना, वो औपचारिक ही होती है पूर्ण रूप से, ना ही वो अनौपचारिक शिक्षा ही होती है। दोनों प्रक्रिया से ना वो पूर्ण रूप से औपचारिक है ना अनौपचारिक है, वही आपकी मेरे प्यारे दोस्त औपचारिकेतर या निरौपचारिक शिक्षा हो जाती है। ठीक है, वही आपकी क्या हो जाती है? निरौपचारिक। इसके बारे में देखें मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पे बताया गया है औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के बीच की जो स्थिति होती है मेरे प्यारे दोस्त, वही आपकी क्या होती है? औपचारिकेतर शिक्षा होती है। बात करते हैं औपचारिक मेरे प्यारे दोस्त, दूसरी बात बताया गया है औपचारिक शिक्षा का सुविधाजनक स्वरूप है। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्त? औपचारिक शिक्षा में और सुविधा जब देने का प्रयास किया तो उसी का एक नया स्वरूप हमारे सामने आया। कौन सा आया? निरौपचारिक। कैसे मेरे प्यारे दोस्त? क्या होता था कि पहले के समय में या अभी के समय में कुछ बालक या कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे हैं या कुछ व्यक्ति ऐसे हैं मेरे प्यारे दोस्त, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो बंधकर पढ़ाई नहीं कर सकते, कि 8 से 10 पढ़ते ही रहें, 8 से 3 पढ़ते रहे, 8 से 4 पढ़ते हैं, तो वो बनकर क्लासेस नहीं ले सकते हैं। वो किसी टाइम पढ़ेंगे, रात में पढ़ेंगे, दिन में पढ़ेंगे, दोपहर में पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम होती है। बस वो को सोचते हैं कि जो मैंने पढ़ा है उसकी जो है परीक्षा ले ली जाए और मुझे उसके आधार पे एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए, मुझे बांधा नहीं जाए। ठीक है, तो उसी के लिए जो है मेरे प्यारे दोस्त, यही सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इससे शिक्षा से अछूते रह जा रहे थे, क्योंकि औपचारिक रूप से वो ना पढ़ पा रहे थे, अनौपचारिक शिक्षा का कोई उनको सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रहा था, तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। ठीक है, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आगे बताया गया है कि पाठ्यक्रम को संक्षिप्त कर दिया गया मेरे प्यारे दोस्त, और शिक्षण अवधि को कम कर दिया गया। क्या कर दिया गया मेरे प्यारे दोस्त? शिक्षण अवधि को कम कर दिया गया और जो पाठ्यक्रम था उसको संक्षिप्त कर दिया गया। मतलब जो पढ़ने का मटेरियल था, जो पाठ्यक्रम था, जो सिलेबस था, उसको कम कर दिया गया, घटा दिया गया, और साथ ही साथ जो अवधि थी शिक्षण अवधि की, आप 1 साल में पढ़ सकते हैं, तो उनको भी कम कर दिया गया कि आप 1 साल में नहीं, चलिए आप 3 साल में क्या करें मेरे प्यारे दोस्त? 5वीं तक, 1 से 5वीं तक पढ़ सकते हैं। 2 साल पढ़ें तो आपको 8वीं तक पहुंचा दिया जाएगा। इस प्रकार की सुविधाएं उनको दी जाने लगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया गया कि विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार समय एवं स्थान का निर्धारण किया जाएगा।
क्या क्या किया जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए जहां पर जब उनको समय मिल रहा है उस समय पर और जिस स्थान पर चाहते हैं उस स्थान पर उनकी परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। पढ़ने के लिए तो वैसे भी बाध्य नहीं है, वो घर पे पढ़ रहे हैं, मामा के यहाँ रह के पढ़ रहे हैं, मौसी के यहाँ खेत में बैठ के पढ़ रहे हैं, बाग बगीचे में बैठ के पढ़ रहे हैं, जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उससे तो कोई मतलब है नहीं। मतलब किससे है? केवल परीक्षा से है। तो परीक्षा मेरे प्यारे दोस्त किनके अकॉर्डिंग? तो जो यहाँ के विद्यार्थी हैं उन्हीं विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए उसी समय और स्थान, उन्हीं के अकॉर्डिंग समय और स्थान का निर्धारण किया जाता था मेरे प्यारे दोस्त। उन्हीं समय और स्थान के निर्धारण के अकॉर्डिंग ही क्या की जाती थी? परीक्षाएं कराई जाती थी। ठीक है, तो ये आपका किसके अंतर्गत आया? ये आपका अनिरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आया मेरे प्यारे दोस्त। इसी में आगे हम बात करें तो इसी में आपका एक आ जाता है इग्नू। क्या? इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी या भोज विश्वविद्यालय जो है मेरे प्यारे दोस्त, ये दोनों कौन से? पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा देने वाले ही विश्वविद्यालय हैं जो आपके निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। एक दो एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं, इग्नू है और भोज विश्वविद्यालय है। ये दोनों प्रकार के जो विश्वविद्यालय है मेरे प्यारे दोस्त, ये आपको निरौपचारिक शिक्षा प्रदान कराते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे नंबर बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो दूसरा नंबर बताया गया है सामान्य शिक्षा। ठीक है, क्या बताया गया है? सामान्य शिक्षा। तो वर्तमान समय में मेरे प्यारे दोस्त जो 10वीं तक की शिक्षा दी जाती है, ठीक है, जीवन के, क्या लिखा गया है? जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मुख्य जानकारी को ग्रहण करवाया जाता है जो मेरे प्यारे दोस्त, वही आपकी सामान्य शिक्षा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे कक्षा 10 तक आप पढ़ते हैं, कक्षा 10 तक आप देखते होंगे कि हिंदी पढ़ना सभी को अनिवार्य है, इंग्लिश पढ़ना सभी को अनिवार्य है, गणित पढ़ना सभी को अनिवार्य है, संस्कृत पढ़ना सभी को अनिवार्य हो जाता है, या कोई और लैंग्वेज हो गई उसको पढ़ना सभी के लिए अनिवार्य हो जाता है। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त आपको समाजशास्त्र, ये क्या बोलते हैं, समाजशास्त्र बोल रहे हैं, सामाजिक विज्ञान आपको पढ़ना पड़ जाता है, विज्ञान आपको, ये सारी चीज़ें अनिवार्य रूप से आपको पढ़ाई जाती हैं जो आगे कहीं ना कहीं चल के आपके जीवन में काम आ जाती हैं। सामान्य रूप से आपकी आवश्यकताओं को, आपकी ज़रूरतों को देखते हुए क्या किया जाता है? इनका निर्धारण किया जाता है। तो ये आपकी सामान्य शिक्षा के अंतर्गत आ जाती हैं। एक आपका आ जाता है तीसरा नंबर विशिष्ट शिक्षा। क्या आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त? विशिष्ट शिक्षा। तो यहाँ पर बताया जाता है कि छात्रों को विशेष व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है। किसकी दी जाती है मेरे प्यारे दोस्त? तो छात्रों को विशेष व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है जिससे वो क्या कर सके मेरे प्यारे दोस्त? पढ़ाई कर सके और वो अपने व्यवसाय, जिस व्यवसाय में जाना चाहते हैं उसमें कुशलता हासिल कर सके। यही यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है? कि जो छात्र होते हैं उनको विशेष व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है। इसे व्यावसायिक शिक्षा भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्यावसायिक शिक्षा किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो विशिष्ट शिक्षा को ही व्यावसायिक शिक्षा का नाम दिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं तीसरे नंबर के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है इससे आप डॉक्टर बन सकते हैं। अकॉर्डिंग, मतलब इसी के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप डॉक्टर की तैयारी कर सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं और एक आप कुशल अध्यापक के रूप में भी सबके सामने आ सकते हैं या अपने जीवन यापन के लिए इन प्रोफेशन का चुनाव कर सकते हैं और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ मेरे प्यारे दोस्त। इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई? नहीं समझ में आ रही फिर भी आपको समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, मेरे अकॉर्डिंग जो है, जो मैं देखता हूँ अपने यहाँ की शिक्षा नीति, तो मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त कि हमारे जो भारत की शिक्षा नीति है, इसमें इसके द्वारा बालक को अगर पढ़ाया जाता है, बालक बहुत ज़्यादा पढ़ने में ठीक होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे हमारे भारत की शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग बालक को ज़्यादा पढ़ के नौकर बनाया जा सकता है, राजा नहीं बनाया जा सकता है। कैसे मेरे प्यारे दोस्त? ये आप जानिए। यहाँ पे राजा कैसे नहीं बनाया जा सकता है और नौकर कैसे बनाया जा सकता है? मान लीजिए आपका कोई बालक है, आपके घर का कोई स्टूडेंट है मेरे प्यारे दोस्त, वो पढ़ाई कर रहा है, क्लास 11 में अच्छे नंबर आए, क्लास 10 में अच्छे नंबर आए, क्लास 12 में अच्छे नंबर आए, तो आप उसको क्या करवाएंगे? साइंस साइड मैथ, उसके बाद आप उसको IIT निकलवाएंगे। भाई सबसे भारत की बड़ी परीक्षाओं में से एक है, ठीक है, UPSC और IIT, ये दोनों परीक्षाएं बहुत ज़बरदस्त चलती हैं, तो आप उसको वो दिलवाएंगे। उसके बाद वो क्या होगा? एक अच्छा
नौकर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ की भारत की शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे दोस्त, आप किसी भी बालक को ज़्यादा पढ़ाकर एक अच्छा नौकर बना सकते हैं, राजा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, राजा बनने के लिए आपको अनौपचारिक शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा, और वो अनौपचारिक शिक्षा यहाँ पर कोई मायने नहीं रखती हमारे समाज में। हमारे समाज के लोग इसे नगण्य मानकर चलते हैं, जबकि जो मुख्य शिक्षा होती है मेरे प्यारे दोस्त, जो जीवन पर्यटन, जीवन के बाद भी, जीवन के पहले भी चलती है, वो आपकी कौन सी होती है? औपचारिक से अनौपचारिक शिक्षा ही होती है। औपचारिक शिक्षा में आप पढ़ा रहे हैं टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, या फिर आप इंटीग्रल वगैरह पढ़ा रहे हैं, वो सब कुछ पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसका कहाँ यूज है आप ये बताइए? कहीं पे आप उसका यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस उनको आप पढ़ रहे हैं। लेकिन जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है, ये आपके जीवन में कार्य आती है, आपको जीवन जीने में आपकी मदद करती है, आपकी सहायता करती है, आपको आगे बढ़ाती है। तो ध्यान रखिएगा, इस शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा अच्छा पढ़ेगा वो एक अच्छा नौकर बन सकता है, राजा नहीं बन सकता है। मैं इस शिक्षा नीति की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, पर इनमें सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। क्लास 10 से ही उन लोगों को व्यावसायिक चुनाव के लिए उनको भेजा जाए, उनको जो है बिजनेस पर्पज से पढ़ाया जाए। यहाँ पे अगर कोई कॉमर्स लेके पढ़ ले रहा है तो ये लगता है कि भैया तुम्हें और कोनो कुछ नहीं मिला रहा, मतलब उनको हीन भावना से देखा जा रहा है कि क्या कर दे भैया। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए, वहीं जो है सब कुछ चलता रहता है, बातें जीते होती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।